जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपका तहो दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है रुक्मणी प्रकाशन से बीएसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका रुक्मणी प्रकाशन से है, टेस्ट सीरीज 15। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसका ज़्यादा कीमत नहीं है, मात्र 210 रुपये है, जो एक फिक्स प्राइस है और बहुत ही अच्छी प्राइस में, बहुत कम प्राइस में आपको ये किताब मिल जा रही है। चलिए, 24 सेट है टोटल इसमें। टेस्ट सीरीज 15। टेस्ट सीरीज 15 में सबसे पहले जो सवाल है वो आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़ना है पहले। ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, राजगुरु की फांसी 1931, यह भी 31 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 1931, यह भी 31 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले कौन वाला हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है। और इसमें दूसरा जो हुआ था राजगुरु को फांसी, ये 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। और कराची कांग्रेस अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 प्रकार के विकास तत्वों को शामिल किया गया। कौन कौन, उसको जान लीजिए। भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? देखिए, ग्राम सभा जो है ना, एक गांव के लोगों की जो आम सभा है उसको ग्राम सभा कहते हैं। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वो ग्राम आम सभा में, ठीक है, सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसको याद रखिएगा। और वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो गया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि किसी भी परीक्षा को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लेना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, और इस पर पूरा आपको रोज़ नया नया प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ। अभी मैं बीएसएससी का इंटर लेवल का करवा रहा हूँ, रुक्मणी प्रकाशन का। 2-4 दिन के बाद मैं इसको जैसे ही ख़त्म करूँगा आपका एडिटोरिया का कराऊँगा। फिर मैं अभी साथ में ही आपका रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भी दे रहा हूँ, और स्पीडी का करंट अफेयर दे रहा हूँ। फिर आपको बिहार समान ज्ञान दे रहा हूँ। फिर आपको एसएसटी में पूछे गए सवालों का भी संग्रह मैं दे रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसको पूरा चैनल को आप खंगालिए, जाके देखिए, फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए, 4 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी, सभी तरह की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो संविधान का जो भाग है वो है आपका 9। ठीक है, संविधान का भाग 9 में अनुच्छेद 243 से, ठीक है, 243 अणा तक है। ठीक है, शामिल है। तो भारतीय संविधान का भाग जो है, ठीक है, 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, और भाग जो आपका 9A है ये नगर पालिका से संबंधित है, और 9B याद रखिएगा, यह सहकारी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? देखिए, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है ना? कौन है? राजस्थान। इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल में ने पंचायती राज अधिनियम 2015 पारित किया, और पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए निम्न योग्यता का निर्धारण किया। ठीक है। और जिला परिषद एवं पंचायत समिति में 10वीं पास, और सरपंच एवं अन्य में 8वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है जिनके घर में शौचालय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सल्तनत काल में
किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो देखिए, सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा जो दिया गया था वो था आपका फारसी। किसको? फारसी यानी पार्शियन को। सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी, जो लोग तुर्की मुसलमान थे। ठीक है, याद रखिएगा। सल्तनत काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मैं बता रहा हूँ आपका। फतवा ए जहांदारी, इनके लेखक बर्नी थे। तारीख ए फिरोजशाही, इनके भी लेखक बर्नी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की किसने की? देखिए, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत बलबन ने किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबस को प्रारंभ किया, जिसके तहत क्रमशः दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया। और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया। और रजिया सुल्तान ने, ठीक है, रजिया सुल्तान जो है पहली महिला मुस्लिम शासिका थी दिल्ली की। और इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल सिक्के चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो वो हो जाएगा आपका उपभू। उपभू एवं दूर होने पर अपभू होता है। ठीक है, दूर होने पर अपभू और नजदीक होने पर उपभू, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का, देखिए बिम्स्टेक का सदस्य श्रीलंका है। श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। और बिम्स्टेक का पूरा नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वैसे मैं बता दूंगा अभी आपको। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए, और इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वेदनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। सरोजा वेदनाथन कर्नाटक से संबंधित थे, याद रखिएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय ली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश का तात्पर्य क्या है? अक्षांश, 13 नंबर सवाल है। अक्षांश का तात्पर्य क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्षांश का तात्पर्य आपको बताना है। देखिए, अक्षांश का तात्पर्य हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा, याद रखिएगा, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है और अक्षांश रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है। चलिए, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। और भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसे वृहत वृत्त भी कहा जाता है। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कैसे घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसर की स्थिति कहते हैं। हाँ, अपसर की स्थिति कहते हैं। और जब नज़दीक दूरी पाई जाती है तो उपसौर की स्थिति कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। चलिए, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो है वो आपका निवासी था जर्मनी का।
दास कैपिटल का लेखक एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने नारा दिया था कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो था आपका ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने कांग्रेस से पहली बार पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया। और इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री का क्या होता है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्या होता है? नियुक्ति। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा का बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है संघ मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री संघ मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं और प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति संघ मंत्रियों से इस्तीफा भी ले सकते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। चलिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया था ये आपका लिखा गया था रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। इसको याद रखिएगा। भारत के मानक समय का अमृतर नहीं गुजरता है। तो देखिए, भारत के मानक समय जो होता है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा लाइन में रहिएगा, व्हाट्सएप खुल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल एक बार दोहरा देते हैं आपको कि भारत के मानक समय का अमृतर नहीं गुजरता है। किससे नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, मानक समय का अमृतर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, ये आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसको कहते हैं लेह। कहाँ? लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से ये हो गया ना। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, प्राचीन वैशाली नगर जो विश्व के प्रथम गणतंत्र राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में हाजीपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाजीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किया था आपका मजहरूल हक ने। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका जल विद्युत, ताप विद्युत। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत। बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है और देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 67% है। इसको याद रखिएगा। और बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 3 प्रमुख अभिकरण कार्यशील है: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण। और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देख सकते हैं आप, 25 नंबर सवाल कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजेश कुमार। 27 जनवरी 2023 को राजेश कुमार की अध्यक्षता में यह काम हुआ था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें मिट्टी को, ठीक है, नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा अपर्दन यानी मिट्टी को अपर्दन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है और इसको याद रखिएगा। साइनाइट भी आपका आग्नेय चट्टान है जिसमें साइनाइट निच का निर्माण होता है। चलिए 28 नंबर सवाल है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है असावधि सेलों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। ठीक है। अनिवासादी सेल का निर्माण करोड़ों वर्ष में निक्षेपण से होता है, जो परतदार चट्टान होता है, और यह कील एवं जैविक चट्टान, खोल एवं जैविक चट्टान होता है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टान। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो आग्नेस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट फूड प्राय वसा और डैश से भरपूर होता है। किससे होता है? तो पोषक तत्वों से, या कैल्शियम से, या आयरन से, या अपूरित कैलोरी से। चलिए इसमें हो जाएगा अपूरित कैलोरी से। फास्ट फूड प्राय वर्षा और अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होता है। और फास्ट फूड में वे आइटम शामिल होते हैं जिन्हें जल्दी से तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। फास्ट फूड में पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइज जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। जंक फूड में आपका चिप्स, पैकेट बंद, सैंडविच, कुरकुरे जैसी शामिल होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा कितना लंबा है? तो भारत की मुख्य भूमि जो तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। और अन्य द्वीप समूह सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है आपका ऑप्शन डी गेहूं, ये नकदी फसल नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये नकदी फसल है। और याद रखिए गेहूं रबी की फसल है और शेष तीनों नकदी फसल है। और भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत सबसे बड़ी चाय का उपभोक्ता है, इसको भी याद रखिएगा। और चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। और भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। दाल मध्य प्रदेश में, चाय असम में, गेहूं उत्तर प्रदेश में। और भारत में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और भारत में कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है फिनलैंड की संसद? तो फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन बी। ठीक है, संसद, ऐसे एडुस कुस्ता कहते हैं, याद रखिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगा था वो लगा था आपका सिंदरी में। ठीक है, प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, यानी यूरिया कारखाना। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो देखिए साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती है। सूर्याताप साफ रात में वायुमंडल के कारण परावर्तित कर दिया जाता है। और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। इस घटना को वैश्विक तापन कहते हैं। चलिए ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड आदि जिम्मेदार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये सही है। ठीक है, और याद रखिएगा मॉनसूनी क्षेत्र को 90% वर्षा ऋतु के 3 माह में होती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, और विषुवत क्षेत्र में सामान्य वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं सवाल। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, क्या वर्णन है? तो देखिए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। ठीक है, 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है।
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। 38 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपने निर्णय को की समालोचना कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की भी समीक्षा कर सकते हैं और संविधान सम्मत नहीं होने पर रद्द कर सकते हैं। चलिए याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान जनता कहाँ गया, हाँ, संविधान जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार देता है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो युग में पड़ती है उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ उसको, आद्य ऐतिहासिक युग। चलिए 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने। चलिए पाल वंश ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, और राष्ट्रकूट में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ इसमें। और प्रतिहार के बारे में आप कितना जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। तो इसको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चांदी तांबा। ठीक है, सिक्के टंका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी का प्रथम युद्ध था ये। चलिए लोकसभा एवं राज्यसभा को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 181। चलिए वर्तमान में लोकसभा में 83 महिला सांसद है। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि की प्राप्त की है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोको गॉफ। ठीक है, यूएस ओपन 2023 प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ, जिनकी उम्र 19 साल है, द्वारा जीता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया। देखिए इसमें आपको 3 आंसर मिलेगा और 1 आंसर नहीं मिलेगा। इंद्रधनुष अभ्यास, ये जो युद्धाभ्यास हुआ ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ, और भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ वो हुआ वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प अभ्यास तर्कस। याद रखिएगा। चलिए और 2-3 सवाल मैं फिर बताऊंगा आपको कि भारत और फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। भारत और रूस के बीच इंद्र और एविंद्र हुआ था। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन जीमैक्स वीर गार्जियन हुआ था। और भारत बांग्लादेश के बीच संप्रति और बंगोसागर हुआ था। और भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण हुआ। और भारत थाईलैंड के बीच मैत्री हुआ। चलिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्र आयोग और केंद्र आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो इसको कहते हैं स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का पूर्ण रूप होता है स्कोप फॉर मैनी स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका ने। चलिए अब हम लोग साइंस से 25 सवाल देखेंगे। ठीक है, इसमें केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसको कहेंगे शुष्क वर्तिकाग्र, ड्राई स्टिग्मा। ठीक है, ड्राई स्टिग्मा। केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में पेशी क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 N है जहाँ G 9.8 ms माइनस स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, पिंड का भार कितना है, तो पिंड का भार है आपका, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा, पिंड का भार है 9.8 N, ठीक है, और जी कितना है 9.8 m², ठीक है, तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। कैसे होगा, तो याद रखिएगा भार भार बराबर होता है एम जी, ठीक है, तो 9.8 N बराबर m गुना 9.8, ठीक है, तो m क्या आ जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा डिवाइड होने पर, तो 1 kg आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। चलिए, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। चलिए प्रतिक्रिया बल जो होता है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया बल। चलिए आगे देखते हैं। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। आज रखिएगा पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बाय लंबाई। चलिए यानी पृष्ठ ऊर्जा बराबर बटे क्षेत्रफल, और पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आभासी और आवर्धित, ठीक है। चलिए आज रखिएगा, फोकस किसी वस्तु को 15 फोकस सेंटीमीटर दूरी पर अगर वाले अवतल दर्पण को सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, प्रतिबिंब का स्वरूप जो होता है वो आभासी और प्रति आवर्धित होता है। और इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपका उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के लिए। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। मैग्नीशियम का संगठन है, तो देखिए मैग्नीशियम का संगठन जो होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम का संगठन होता है आपका 96% Al और 4% Mg, ठीक है, तब मैग्नीशियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसमें मिश्रण नहीं होगा आपका पारा, पारा जो है मिश्रण नहीं है, बाद बाकी वायु दूध सीमेंट सारा मिश्रण है। चलिए नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस चित्र पर आपको ध्यान देना है, चित्र पर ध्यान देना। यह चित्र समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाता है ये आपको बताना है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, अब चित्र को जरूर देखिएगा। चलिए इसके चित्र को देखेंगे तो यह चित्र जो है यह हो जाएगा आपका एनाफेज, क्या हो जाएगा एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, रेप्टाइल्स के समान, तो देखिए रेप्टाइल्स के समान थे, वो था आपका आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी है परंतु उसके कुछ लक्षण रेप्टाइल्स के समान थे। आर्कोरेप्टिस नामक पक्षी आज विलुप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? देखिए अल्फा बीटा था गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम है आपका, सबसे पहले हो जाएगा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। देखिए गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का फोटोन है, जबकि किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 तथा एटॉमिक व्यास 4 कम हो जाता है, और बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये होता है, यानी m × v होता है मोमेंट p बराबर, ठीक है।
चलिए, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपका 1/2 mv²। सॉरी, क्या कथन क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। हाँ, ये आपका गलत है, बाद बाकी सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक में मौजूद नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक के 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक ध्रुव, केंद्रिका और क्रोमेटन धागे। रिक्तिका प्राय पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के 2 घटक हैं। कौन कौन? तो जैविक एवं अजैविक। चलिए, अगला सवाल है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो पुष्प के पौधों के फूलों पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अनुकुंचन कहते हैं। कौन कौन सा पाए जाते हैं जिसको जान लीजिए: सिस्मोनास्टी, फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी, निक्टिनास्टी और थिग्मोनास्टी। सिस्मोनास्टी में आपका आ जाएगा हवा, जल, वर्षा के कारण होने वाला अनुकुंचन। फोटोनास्टी में प्रकाश के कारण उद्दीपन और अनुकुंचन। थर्मोनास्टी में तापक्रम और परिवर्तन के कारण अनुकुंचन। और निक्टिनास्टी में ताप एवं प्रकाश में बदलाव के कारण अनुकुंचन। और थिग्मोनास्टी में किसी वस्तु के स्पर्श के कारण अनुकुंचन। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? ये आपको मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता डैश से पीड़ित हो सकते हैं। किससे? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए, इधर है आपका 67। एल्किन्स के समान सूत्र को पहचानना है। तो एल्किन्स का समान सूत्र होता है आपका CnH2n। तो आप देख सकते हो कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और एल्किन्स के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान जो है, ठीक है, क्या होगा? भारी पानी में जिसका तापमान, जिसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, D2O को। चलिए, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है और भारत में भारी जल D2O परियोजना तलचर में स्थित है। भारी जल का निर्माण सर्वप्रथम यूरे ने किया था और भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। बकते बकते मुंह थक जाता है दोस्तों, थोड़ा सा अगर भूल हो जाता है तो फिर मैं सुधार देता हूँ उसको। चलिए, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और जन्म के समय 300 होती है, इसको याद रखिएगा। और बाल्यावस्था में 208 होती है। और मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा जाता है: अनुबंधीय उपांगी और अक्षीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या होगा? तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए जो सूत्र होगा वो हो जाएगा आपका L बराबर NH/2π, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो क्या करता है Zn+H2SO4, यानी इसको अगर ZnSO4+H2 कर देता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंध का अम्ल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और धातु से अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का अम्ल का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, किसी
एना के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। मैं इसको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। पी इसमें होता है, सूत्र जानिए, पी बराबर क्या हो गया? +2, ठीक है। तो पी बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f, ठीक है। तो इसमें आपका पी का मान कितना है? 2, ठीक है। और 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 2f बराबर 1 हो जाएगा। तो 1, तो f क्या है? f आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f/2 कर देंगे इसको, तो काट देंगे, तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। चलिए, प्लास्टिसिट जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। किसका? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरे रंग का। प्लास्टिसिट जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और चलते हैं आगे। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार करना है, कौन सा है ये? तो देखिए Ca, देखिए ये जो है आपका, ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लोरीन, ठीक है। और ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है। और ये हो गया आपका जल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। चलिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुओं के मारने के लिए करता है। और आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है दोस्तों, वो स्रावित होता है आपका अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, अधविक द्वारा या पीयूष द्वारा। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ए, अंडाशय द्वारा। तो दोस्तों आज का ये 75 प्रश्न जो साइंस और समान अध्ययन दोनों से था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। समय जरूर लगता है लेकिन मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसी समय चुनू जी के सेंटर पर। जय हिंद, जय भारत।